तो अभी से करीब करीब 15 मिनट बाद मिस्टर गवर्नर क्रेडिट पॉलिसी के इस पूरे सेगमेंट के अंदर अपनी बात रखेंगे और उनकी अपनी स्टडी है। ये 3 दिन चलने वाला दिवस है। 2 दिन पहले डिस्कशन होता है, पहले पैरामीटर्स को चेक किया जाता है, समझा जाता है और इसमें ग्लोबल मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट, कमोडिटीज़, इंटरेस्ट सिनेरियो, बैंकिंग सिस्टम, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ इंक्लूडिंग, और ये तो बजट के बाद की पॉलिसी वाली है। तो आप देखेंगे कि जो बजट के बाद की वाली पॉलिसी होती है ना, उसमें बजट की छाप भी काफ़ी होती है। वो थोड़ा ब्लेंड होके आई होती है, क्योंकि जो मैडम ने अभी बात बोली है उस बात को बोले हुए भी 1 महीना भी नहीं हुआ, तो फिर पॉलिसी भी आ जाती है। तो साथ ही पॉलिसी के अंदर इसलिए उसमें अंदर बजट की छाप थोड़ी आपको ज़्यादा दिखेगी। मेरे साथ अब पूरा मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है ताकि हम उनसे धीरे धीरे समझें कि इस पॉलिसी को लेकर क्या हो सकता है। जो पोल हम कर सकते थे, जो इंटेलिजेंस हम रिपोर्ट से ले सकते थे, अलग अलग एक्सपर्ट से ले सकते थे, ऑलरेडी हमने वो ग्राफिक्स के फॉर्म में बनाया हुआ है। दीपक अग्रवाल जी मेरे साथ हैं, उनसे ज़रा करते हैं बातचीत और उनसे ज़रा समझते हैं कि आप क्या करना चाहिए। वो कोटक म्यूचुअल फंड से हमारे साथ हैं। साथ ही मेरे साथ जुड़ रहे हैं देवेंद्र पंत, जो कि इंडिया रेटिंग के हैं, उनसे भी हम करेंगे बातचीत। और दीपक अग्रवाल जी एएमसी कोटक के हैं। थोड़ी देर में मेरे साथ डीपी सिंह जी भी जुड़ जाएंगे, कि एसबीआई म्यूचुअल फंड से हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। पंत सर, पहले तो आपका टेक चाहिए और शुक्रिया आज समय देने के लिए भी। आप इस पॉलिसी में क्या रीड कर रहे हैं सर? जो हमने रीड किया हुआ है हम ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने रख देते हैं। देखिए, ये इस पॉलिसी में उम्मीद नहीं है कि कुछ, चाहे रेट कट की हम बात करें या हम ये बात करें कि स्टांस चेंज की, दोनों रेट कट और स्टांस चेंज जो है वो नहीं, चेंज होने की उम्मीद बहुत कम है। हाँ, ये हुआ कि पिछले 3-4 दिनों में बड़ी उथल पुथल मची है ग्लोबल मार्केट्स में। जो हमने देखा, रेट कट हुआ है, जापान ने रेट एक्शन लिया, यूएस में सिचुएशन कुछ डामाडोल सी नजर आई। उसका जो है हमें इसमें क्या कहते हैं, पॉलिसी में उसका रेफरेंस देखने को मिल सकता है। लिक्विडिटी जो पिछले काफी टाइम से टाइट थी, वो पिछले जुलाई में और अब अगस्त के समय देखे अभी लिक्विडिटी सिचुएशन बहुत अच्छा है, सरप्लस में लिक्विडिटी चल रहा है। तो लिक्विडिटी पे हमें ऐसा कोई एक्शन देखने को मिलने की उम्मीद नहीं है। अगर हम आगे की बात करें तो इस समय जो लिक्विडिटी का एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हम देख रहे हैं कि जैसे इंडिया इंक्लूजन इन ग्लोबल बॉन्ड इंडिसेस हुआ जेपी मॉर्गन के, आ, बाजार में लोगों का ये मानना है 20 से 25 बिलियन डॉलर जो है वो फ्लो आएगा। आ, अगर हम थोड़ा कंजर्वेटिव भी देखें, 15 बिलियन डॉलर के करीब अगर हम देखें कि वो फ्लो आता है, तो वो जब डॉलर फ्लो आएगा तो उसको रुपी लिक्विडिटी में आरबीआई को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आगे आने वाले समय में वो लिक्विडिटी की थोड़ी जो है उसको इजी होने का और चांस मिलता है। दूसरा देखें कि मई से जिस समय इलेक्शन प्रोसेस चालू हुआ, आरबीआई ने रिकॉर्ड डिविडेंड दिया, वो सारा पैसा गवर्नमेंट का, सरकार का आरबीआई के पास था और वो स्पेंडिंग जो है वो नहीं हुई। हमने देखा कि अभी जो लास्ट मंथली फिस्कल नंबर आया उसमें भी देखा कि फिस्कल डेफिसिट जस्ट पूरे साल का 8% है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे वो पैसा, वो नकदी बाजार, वो बाजार सरकार उस पैसे को खर्च करना शुरू करेगी, तो बाजार में जो है लिक्विडिटी जो है वो थोड़ा और इम्प्रूव होगी। तो अभी हमारा मानना ये है कि इवन अगर हम देखें जिस हिसाब से हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है, और आरबीआई ने पिछले स्टाफ पेपर में ये भी कह दिया है कि भाई जो रियल रेपो वो देख रहे हैं वो कोई 1.9% के करीब देख रहे हैं। अगर हम देखें पूरे साल में, हमारा अनुमान है कि इन्फ्लेशन इस साल कोई 4.5% के करीब करेगा 2024-25 में। उसके हिसाब से हम देखें तो रियल रेपो जो है रेट जो है वो तकरीबन वो आपका 2% के करीब आता है। तो ना केवल इस पॉलिसी में उम्मीद ये है कि चांसेस ये इसके बहुत ज्यादा हैं कि इस पूरे साल में कुछ रेट कट हमें मॉनेटरी ईजिंग देखने को ना मिले। जो भी हमें ईजिंग या कुछ देखने को मिलेगी वो हमें शायद वित्त वर्ष 25-26 में देखने को मिलेगी।
कमेंट्री पर खास तौर से नज़र रहेगी, क्योंकि उम्मीद यही लगाई जा रहे हैं, जो कंसेंसस उम्मीद है कि यहाँ पे रेट कट में कोई बदलाव नहीं होगा। जी हाँ, आने वाले समय में क्या कुछ आउटलुक आता है कि कब से आरबीआई जो है रेट कट की प्लानिंग कर रही है, क्या कुछ स्टैंड्स में बदलाव होते हैं या नहीं, इस पे खास तौर से नज़र ज़रूर बनानी है। पर अब चलिए स्वागत करते हैं दीपक जी का भी। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पे। शुक्रिया अपना समय देने के लिए। आपसे समझना चाहेंगे, आप क्या उम्मीदें लगा के चल हैं इस बार पॉलिसी से, और साथ ही कमेंट्री पे कौन सी फैक्टर्स पे आपकी खास तौर से नजर रहेगी? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक यू मुझे आपके शो पे बुलाने के लिए। बेसिकली जून पॉलिसी के बाद हम तीन चीज देख रहे थे। पहली, बरसात, ये साल बरसात ठीक हुई है तो उसके कारण फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा। सेकंड, बजट। बजट में गवर्नमेंट ने फिस्कल डेफिसिट कम किया है। मार्केट की उम्मीद थी कि गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट 5.1% पे ही रखेगा, बट एज अगेंस्ट मार्केट एक्सपेक्टेशन फाइनेंस मिनिस्टर ने फिस्कल डेफिसिट 4.9% किया है। और जहाँ पे उन्हें 1,25,000 करोड़ एक्स्ट्रा आरबीआई डिविडेंड के तहत मिले थे, उसमें से उन्होंने उनकी स्पेंडिंग से 50,000 करोड़ से बढ़ाई है। हमारे हिसाब से बजट ने नॉन इन्फ्लेशनरी इम्पेक्टस दिया है ग्रोथ को। और तीसरी चीज, हम यूएस फेड को देख रहे थे। जून में भले ही यूएस फेड ने ये साल 25 बेसिस पॉइंट रेट कट गाइडेंस दी थी, बट उसके बाद जो यूएस में डेटा आया है उसके कारण वापस से ये साल 75 बेसिस पॉइंट रेट कट की एक्सपेक्टेशन है। रियल पॉलिसी रेट्स की बात करें तो 200 बेसिस पॉइंट पे आप रियल पॉलिसी रेट्स पे ऑलरेडी हो। तो ये सब फैक्टर्स देखते हुए भले ही आरबीआई आज की पॉलिसी में एक्सपेक्टेशन है कि रेट्स चेंज ना करे, बट हमारे हिसाब से स्टांस चेंज करने का आर्गुमेंट काफी स्ट्रांग है। पिछले 2 हफ्ते में हमने डॉलर रुपी में थोड़ा प्रेशर देखा है। डॉलर रुपी 83.70 से 83.95, 84 की तरफ डिप्रिशिएट हुआ है। शायद डॉलर रुपी को देखते हुए आरबीआई ये पॉलिसी में स्टांस चेंज ना करे और पॉलिसी मोर और लेस स्टेटस को रहे, बट फिर भी ग्लोबल बैकड्रॉप वीक है, इसलिए हमें लगता है कि आरबीआई की कमेंट्री थोड़ी डविश रह सकती है, जो इंडिकेट करे कि सेकेंड हाफ में हम आरबीआई का स्टांस चेंज भी देखें। और आरबीआई शायद एक लेट से उम्मीद है कि अक्टूबर से लेके अगले 1 साल तक जहाँ पे ग्लोबली रेट्स नीचे आएंगे, इंडिया में भी 50 बेसिस पॉइंट रेट कट की उम्मीद है। ठीक है। स्टांस मतलब आरबीआई का रुख क्या होता है दरों को लेकर, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस पॉलिसी में। दरों में कटौती की उम्मीद नहीं है। पंत सर, गुड मॉर्निंग, अभिषेक बोल रहा हूँ। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, दो चीज़ें हैं। ये डिपेंड इस पर करता है कि महंगाई को लेकर आरबीआई की कमेंट्री क्या आती है। FY25 के लिए 4.5% का अनुमान दिया है। आपको लगता है कि सीपीआई महंगाई के अनुमान में कोई बदलाव करेगा आरबीआई? और दूसरी चीज़, अगर अभी रेट कट नहीं हो रही हैं तो कब हम उम्मीद करके चलें, अक्टूबर वाली पॉलिसी में या फिर उसके बाद दिसंबर वाली पॉलिसी में? देखिए अभिषेक जी, जो आपको सेकेंड क्वार्टर के जो आंकड़े मिलेंगे इन्फ्लेशन के जुलाई से सितंबर, वो आंकड़े आपको दिखाएंगे कि इन्फ्लेशन 4% से नीचे आ गया। परंतु इसका सबसे बड़ा कारण होगा बेस इफेक्ट, क्योंकि पिछले साल जो सेकेंड क्वार्टर था उस समय इन्फ्लेशन जो था वो काफी ज्यादा था, और उसके कारण आपको पिछले साल सेकेंड क्वार्टर में इन्फ्लेशन था 6.4% और फर्स्ट क्वार्टर में 4.6। तो वो बेस इफेक्ट जो हम कहते हैं उसके कारण ये इन्फ्लेशन आपको सेकेंड क्वार्टर में 4 से नीचे देखने को मिलेगा। पर आरबीआई की नजर जो है या कोई भी मॉनेटरी अथॉरिटी की नजर जो है वो ये नहीं देखते कि एक पॉइंट ऑफ टाइम में वो आपका इन्फ्लेशन, आपका जो रेंज है उस रेंज में आ रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वो 4 के आसपास रहने वाला है। हमारा भी ये अनुमान है कि नहीं, वो 4 के आसपास नहीं रहेगा। आपका तीसरा और चौथा क्वार्टर जो है, तो मतलब आप देखिए अक्टूबर 24 से लेके मार्च 25 तक वो आंकड़ा फिर दोबारा ऊपर जाएगा। हाँ, पूरे साल में 4.5 के करीब रहेगा। इस बार ही जब आरबीआई अपना प्रोजेक्शन दिया तो उसमें आपको हमें फर्स्ट क्वार्टर और 25-26 के भी कुछ आंकड़े देखने को मिलेंगे। अब ये निर्भर करता है कि क्या रीडिंग है, किस तरीके से वो देख रहे हैं कि 25-26 का फर्स्ट क्वार्टर में किस तरह का इन्फ्लेशन रहने वाला है। और जब तक वो 4% की विजिबिलिटी जो कहते हैं और ऑन ड्यूरेबल बेसिस की
तो 3-4 क्वार्टर तक देखने को मिले, तब तक आरबीआई से कोई एक्शन की उम्मीद नहीं है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि ब्याज दरों में कटौती, अगर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ 8.2% है, पिछले 3 साल का अगर हम एवरेज लें कि अगर हम चलिए साल दर साल दें तो उसमें फ्लक्चुएशन होती है, पिछले 3 साल का एवरेज जो है वो आपका 8.3% आता है। हाँ, आपका कंजम्पशन में स्लो डाउन है, कंजम्पशन वीक है। क्या रेट कट से, जब हम 8.3% रियल ग्रोथ देख रहे हैं, क्या रेट कट से कुछ होगा? अगर हम कंजम्पशन की बात करें, कंजम्पशन वीक क्यों है ये हम सब लोगों को मालूम है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो निचला तबका है आय के हिसाब से, वहां पे जो है वेज ग्रोथ नहीं होगा और वहां पे कुछ एम्प्लॉयमेंट इशू है, उनके इनकम जनरेशन का इशू। अब जब तक ये उन लोगों की आमदनी नहीं बढ़ती या उनका वेजेस नहीं बढ़ता, तब तक हमें कंजम्पशन पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता। क्योंकि क्या होता है कि बैंक लोन किसको देंगे? आपको और हमारे जैसे लोगों को। आप और हमारे जैसे लोग जो हैं, उनको ये स्लो डाउन या वेज ग्रोथ, ठीक है, वेज ग्रोथ हम लोगों का भी पुराने पॉइंट पहले के टेकन सर, आपने बढ़ता अच्छे से हुआ है। सारी चीज़ों को एक कनेक्ट भी किया। और मैं बोलूँगा सर, पता है ये जो आप बोल रहे हैं ना सर, ये थोड़ा थोड़ा ना मार्केट पे भी इम्पैक्ट दिखा रहा है। जैसे आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच और सारी चीज़ों को नोटिस करना है, ये एग्जैक्टली मार्केट पे भी हो रहा है। नहीं तो अमूमन क्या होता था कि मार्केट ने एक ना 2-4 मिनट पहले एक शार्प रिएक्शन, एक स्पीड से रिएक्शन देता है। आई होप सो कि वो रिएक्शन देगा, अभी देगा। हाँ, मेरे को विक्स को देख के थोड़ा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा रिएक्शन ज़रूर आएगा और टिपिकली बैंक निफ्टी में आएगा और शायद पॉजिटिव भी आ सकता है। बट मैं फिर भी बोलूँगा, पॉजिटिव आए, आपको ऐसा लगेगा कि मैं पैसे के लिए सिस्टम में आ जाऊं, ज़्यादा वॉल्यूम ले लूं, ज़्यादा खरीदारी करूं, ऐसा कुछ ना करना। आप थोड़ा ही टेस्टिंग के लिए अपना काम कर सकते हो। मैं एक लेवल्स आपको बता देता हूं, वो लेवल है 49,800 का। अगर आपको लगता है कि मैं भाई 49,800 तक बैंक निफ्टी को देख लूँगा, जो यहाँ से करीब 300 पॉइंट नीचे है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, इसमें पूरी पॉलिसी का समावेश होगा इसी 300 पॉइंट में। और दूसरा, एक बार ज़रा दिखाइए पॉलिसी इम्पैक्टेड वाले शेयर सेगमेंट, पहले दिखाइए ज़रा ऑटो स्टॉक्स, क्योंकि ब्याज दरों में कुछ बदलाव होगा नहीं तो ये रिएक्शन नहीं देंगे। इनको और कुछ सुनना नहीं होता, इनको सिर्फ इंटरेस्ट रेट सुनना है, या फिर थोड़े बहुत मैं ये बोलूँगा कि इकॉनमी की जो ग्रोथ है वो उतनी स्पीड पे चल रही है, और लिक्विडिटी वाला मैटर चेक करना होता है। आप देखोगे कोई भी आपको रियल एस्टेट, ऑटो स्टॉक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूवमेंट नहीं दिखाएगा, कोई भी नहीं दिखा रहा। इनफैक्ट मैंने तो एक ऐसा शेयर भी ढूंढ के रखा था जो टिपिकली एक हेज हो सकता है, अगर पॉलिसी में कुछ भी नेगेटिव आता है तो आप उससे भी बेनिफिट कर सकते हो। है पीएनबी गिल्ट, आप मानोगे यकीन, वो भी जस का तस पड़ा हुआ है 125-126 के रेट पे ही। तो आप देख रहे हो कि चौतरफा शांति सी है। बस एक बैंक निफ्टी में मेरे को थोड़े ग्रीन शूज दिख रहे हैं। आई रिपीट माई वर्ड्स, आप बैंक निफ्टी अपने टर्मिनल पे ऊपर लगा लो, साथ में इंडिया विक्स लगा लो। इंडिया विक्स धीरे धीरे नीचे जाए, बैंक निफ्टी ऊपर आए, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट ज़रूर कर सकते हो, छोटा सा एक्सपेरिमेंट। बट वो भी अपने वित्तीय सलाहकारों से अगर आपको पूछना है तो आप 10 बार पूछो, 50 बार पूछो। एक और चीज़, जरा बैंकिंग में 3-4 बड़े प्लेयर दिखाना, एक तो SBI दिखाओ, दूसरा HDFC दिखाओ, और एक 2 छोटे प्लेयर भी दिखाना। फर्स्ट फेडरल बैंक दिखाना, एक फेडरल बैंक दिखाना, ये भी अपना इम्पैक्ट दिखाते हैं। 2-2.5 मिनट बाद मिस्टर गवर्नर अपनी बात रखेंगे, लेकिन उससे पहले हम डीपी सिंह सर से एक बात समझ लेते हैं कि वो पॉलिसी में क्या काउंट कर रहे हैं। डीपी सर, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सर, आपका टेक क्या है, पॉलिसी में क्या आ सकता है सर? मेरे हिसाब से हमारा जो रेगुलेटर है आरबीआई, दिस इज वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल रेगुलेटर एंड दे विल टेक द लोकल क्यूज ओनली, दे विल नॉट लुक एट द ग्लोबल क्यूज। एंड लोकल क्यूज में हमारी चाहे इन्फ्लेशन थोड़ी कम हुई है, परंतु उसमें ऐसा नहीं है कि इसकी सस्टेनेबिलिटी का पूरा कॉन्फिडेंस आ गया है। I and our fund house feels that it will be the same stance, neither dovish nor hawkish, and we don't expect any change, neither in repo rate. MPC is also behaving very, very responsibly, and we are of the opinion that it will be the thing as it is. There will be some directional this thing that how they will be looking at the inflation going forward. Growth is not an issue. Growth is happening as per the expectation. Inflation has come down, but inflation will have to be seen that how long it continues.
only thereafter regulator will be able to comfortably take a call. ठीक है सर, जो ऑलमोस्ट आप बात कर रहे हैं ना, एग्जैक्टली यही हमारा भी स्टांस है। हमको लगता है कि मार्केट के लिए भी एक नॉन इवेंट की तरह निकल जाएगा, और अगर इवेंट होता भी है ऐसे ही एनी हाउ, 1 मिनट बाद जब मिस्टर गवर्नर अपनी बात रख रहे होंगे, अगर कोई थोड़ा भी लीक से हटकर इधर उधर उन्होंने कोई बात की भी मार्केट के लिए, तो ये मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, तो मार्केट उस पर एक रिएक्शन देके उसको आज में भूल जाएगा। अब देखिएगा ये आज मार्केट का कुछ डाटा इसी तरह से पैन इन पैन आउट हो रहा है। लेट्स सी क्या होता है। अभी कुछ सेकंड बाद, कुछ मिनट बाद मिस्टर गवर्नर अपनी बात रखना शुरू कर देंगे। 9:59 हो चुका है। एग्जैक्टली 10 बजे आप उनकी तस्वीर देख लेंगे और उसके बाद अपनी बात रखना शुरू करेंगे। मार्केट पूरी तरह से सतर्क है। बैंक निफ्टी के अंदर एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी दिखेगी, तो बी अवेयर इन द बैंक निफ्टी। अदरवाइज वैसे कोई दिक्कत नहीं है, और कुछ पॉजिटिव आने पर ही मार्केट पॉजिटिव रिएक्शन देगा। नहीं आया पॉजिटिव, एज इट इज़ लाइन रह गई जो हमने खींची हुई है, जो ग्राफिक्स के ज़रिए आप देख पा रहे हैं, तो मार्केट को भी कोई एक्साइटमेंट नहीं है, थोड़ा और नीचे जा सकता है वो भी, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में थोड़ी दिक्कत चल रही है। लेट्स सी, वेट करते हैं। 100 पॉइंट का नुकसान इस समय बैंक निफ्टी का ठीक पॉलिसी से पहले आप देख पा रहे हैं, और निफ्टी के अंदर करीब 100 पॉइंट का नुकसान आप इसके अंदर भी देख पा रहे हैं। बी अवेयर एंड सावधान, आराम से काम कीजिएगा। और अभी मिस्टर गवर्नर अपनी बात रखना शुरू कर देंगे। सारे ग्राफिक्स अपनी स्क्रीन पर हैं। दीपक जी ने अपना टेक दे दिया, डीपी सिंह सर ने भी अपना टेक दे दिया, देवेंद्र पंत ने भी अपना टेक दे दिया। तो 3 एक्सपर्ट्स ने मोटा मोटी आपके सामने टेक दे दिया। अगर आपको कोई सुनने में मिस हो गया हो तो यूट्यूब पे अगर आप चेक कर रहे हैं तो हल्का सा पीछे जाओ, और उसके बाद आप वो टेक भी वापस सुन सकते हैं जब तक मिस्टर गवर्नर आते हैं। खैर इस बीच 1-2 कंपनीज़ की लिस्टिंग भी हो रही है, वो स्क्रीन पर अभी दिखाने का थोड़ा समय नहीं है, नहीं तो आपको वो भी दिखा देते। तो उन कंपनीज़ की लिस्टिंग भी हो रही है। क्रेडिट पॉलिसी के लिए मिस्टर गवर्नर का वेट कर रहे हैं। आइए देखते हैं वो क्या कहते हैं। खैर ये वो तस्वीरें मैं आपको जिसके बारे में लिस्टिंग की कह रहा था, वो लिस्टिंग की तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे हैं कैजल इंडिया की। आगे बढ़ते हैं। अब जरा मिस्टर गवर्नर के हम बस वेट ही कर रहे हैं और देखते हैं वो क्या कहते हैं। मार्केट पूरी तरह से सतर्क, इंडिया विक्स 3% ऊपर। देखिए मेरे को लग रहा है आज नॉन इवेंट जैसा है, बिल्कुल हम तैयार हैं। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। ठीक है पंत साहब, जब तक मिस्टर गवर्नर आते नहीं और हमें बात नहीं रखते, मेरे को एक छोटी सी बात बताइए। इन्फ्लेशन के अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो मिस्टर गवर्नर सबसे ज़्यादा जिसको इंपॉर्टेंट देंगे अपनी स्पीच में, वो क्या होगा? कि अगर आप देखें जो हम कहते हैं इन्वर्टेड यील्ड कर्व, वो हमें भी देखने को मिल रहा है। शॉर्ट टर्म पे देखें 1 ईयर जीसेक और 10 ईयर जीसेक में कोई 20-25 पॉइंट का डिफरेंस है। जनरली क्या होता है कि यील्ड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है, जैसे जैसे आपका टेनर बढ़ेगा वैसे वैसे आपका जीसेक का यील्ड या इंटरेस्ट बढ़ेगा। परंतु क्या है कि जिस समय भी आपको ये देखने को मिलेगा कि शॉर्ट टर्म पे लिक्विडिटी इश्यूज हैं या शॉर्ट टर्म पे मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, चाहे वो लिक्विडिटी हो, चाहे वो ग्रोथ हो, वो कंसर्न ज्यादा है, तो आपको देखेगा शॉर्ट एंड पे आपका जो जीसेक यील्ड है वो बढ़ जाता है। अब आने वाले समय में जिस तरह लिक्विडिटी के आसार well in maintaining macroeconomic stability even during times of extreme stress. Its embedded flexibility has withstood the pandemic-related stress, the spillovers from the war in Ukraine, and the continuing geopolitical crisis that we face today. Today, while India's growth remains strong, inflation is broadly on a declining trajectory. Strong macroeconomic fundamentals of India have also led to greater confidence in our economic prospects. Let me now turn to the decisions and deliberations of the Monetary Policy Committee meeting, which met on 6th, 7th, and 8th of August. And it goes as follows. The Monetary Policy Committee met on 6th, 7th, and 8th August. After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial conditions and the overall outlook, it decided by a majority of 4:2 members to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility rate remains at 6.25% and the marginal standing facility rate and the bank rate at 6.75%. The MPC also decided by a majority of 4 out of 6 members
to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation progressively aligns to the target while supporting growth. So as you can see, there is good amount of convergence between market expectations and the RBI's policies. In other words, both market expectations and RBI policies, so far as monetary policy is concerned, are well aligned. I shall now briefly set out the rationale for these decisions. Headline inflation, after remaining steady at 4.8% during April and May this year, increased to 5.1% in June, primarily driven by the food component, which remains stubborn. While the fuel group remained in deflation, the expected moderation in headline inflation during the second quarter of 24-25, that is in the second quarter of the current financial year, on account of favorable base effects, is likely to reverse in the third quarter. This is something which I had also explained in the last monetary policy meeting in June, that in the third quarter we have a substantial advantage of the base effect, which may pull down the overall inflation numbers. But going forward, that base effect will wear out. Domestic growth, however, in these circumstances is holding up well on the back of steady urban consumption and improving rural consumption, coupled with strong investment demand. Amidst this confluence of factors, the MPC judged that it is important for monetary policy to stay the course while maintaining close vigil on the inflation trajectory and the risks thereof. Resilient and steady growth in GDP enables monetary policy to focus unambiguously on inflation. It must continue to be disinflationary and resolute in its commitment to aligning inflation to the target of 4% on a durable basis. Accordingly, the Monetary Policy Committee decided to keep the policy repo rate unchanged at 6.5% in this meeting. The commitment of monetary policy to ensure price stability would strengthen the foundations for a period of sustained growth. Now, this point needs to be appreciated, that ensuring price stability eventually results and supports a period of sustained growth. Without price stability, high growth cannot be sustained. So therefore, especially in a situation where our GDP growth is holding up well, we have decided to focus on inflation and ensure price stability, mainly to support growth. In these circumstances, the MPC reiterated the need to continue with the disinflationary stance of withdrawal of accommodation to ensure that inflation progressively aligns to the target while supporting growth. I would now like to provide an assessment of the growth and inflation conditions in India. But before that, let me briefly touch upon the global growth scenario. Global economic outlook exhibits steady, though uneven expansion. Manufacturing is indicating slowdown while services activity is holding up. Notwithstanding sticky services prices, inflation is receding grudgingly across major economies. With varying outlook for growth and inflation across countries, monetary policy is showing signs of divergence across jurisdictions. Several central banks are cautiously moving towards policy pivots, though through forward guidance and rate cuts. While at the same time, there has been tightening by a few central banks also. So on the one hand, you have several central banks which are moving towards a rate cut scenario, but on the other hand, you have a few economies which are on a rate hike mode. Global financial markets are exhibiting volatility. Bond yields and the dollar index have softened since the last meeting of the MPC in June. While the near-term outlook looks positive, I'm talking about global growth. While the near-term outlook looks positive,
there are significant challenges to medium-term global growth outlook. Demographic shifts, climate change, geopolitical tensions and fragmentations, rising public debt, and new technologies such as artificial intelligence pose new sets of challenges. A coherent policy approach in which monetary policy is complemented by other policies to manage the policy trade-offs will be crucial to deal with such multiple challenges. Let me now turn to domestic growth. Domestic economic activity continues to be resilient. On the supply side, steady progress in southwest monsoon, higher cumulative kharif sowing, and improving reservoir levels augur very well for the kharif output. The likelihood of La Nina conditions developing during the second half of the monsoon season is likely to have a bearing on agricultural production in the current financial year. Manufacturing activity continues to gain ground on the back of improving domestic demand. The Index of Industrial Production, that is IIP, growth accelerated in May this year. Purchasing Managers Index, that is PMI for manufacturing, at 58.1 in July remained elevated. Services sector maintained buoyancy as evidenced by the available high-frequency indicators. Now, when I say high-frequency indicators, I have given a lot of details in the footnote of my statement, which, as you would know, will get uploaded immediately my statement is over. In fact, for almost, most of the statements which I am making, there is a lot of backup data which are given in the footnotes. So in the interest of time, I am not reading out that data, but it is there in the footnote. So when the statement is uploaded, I would encourage you to please have a look at it. Similarly, PMI services stood strong at 60.3 in July and is above 60 for 7 consecutive months, indicating robust expansion of services. On the demand side, household consumption is supporting a turnaround in rural demand and steady discretionary spending in urban areas. Fixed investment activity remained buoyant amid government's continued thrust on capex and other policy support from the government. Private corporate investment is gaining steam on the back of expansion in bank credit. Merchandise exports expanded in June, although at a slower pace. Expansion in non-oil, non-gold imports accelerated, reflecting resilience in domestic demand. Services exports recorded double-digit growth in May this year before moderating in June. Looking ahead, improved agricultural activity brightens the prospects of rural consumption, while sustained buoyancy in services activity is expected to support urban consumption. The healthy balance sheets of banks and corporates, thrust on capex by the government, and visible signs of pickup in private investment would drive investment activity in the current year. Improving prospects of global trade are expected to aid external demand. In fact, so far as external demand and the improving volume of global trade is concerned, all the international agencies have projected, a good growth in global trade vis-a-vis the numbers that we saw last year, and the numbers are given in the footnote. The spillovers from protracted geopolitical tensions, volatility in international financial markets, and geoeconomic fragmentation, however, pose risks on the downside. Taking all these factors into consideration, real GDP growth for 2024-25, that is for the current year, is projected at 7.2%, with Q1 at 7.1%, Q2 at 7.2%, Q3 at 7.3%, and Q4 at 7.2%. Real GDP growth for Q1 25-26, and this is something which we are giving for the first time. Real GDP growth for Q1 of next financial year, that is
2025-26 is projected at 7.2%. The risks are evenly balanced. Now, it may be noticed that we have slightly moderated the growth projection for the first quarter of the current financial year in relation to the projection which we gave in the previous MPC in June. This is primarily due to updated information on certain high-frequency indicators which show lower than anticipated corporate profitability, central government, general government expenditure, and core industries output. Let me now turn to inflation. Headline inflation edged up to 5.1% in June 2024 due to higher than expected food inflation. Fuel remained in deflation for the 10th consecutive month. Core inflation moderated to a historic low in the months of May and June. Food inflation, which has a weight of around 46% in the CPI basket, contributed to more than 75% of headline inflation in May and June. Vegetable prices increased sharply and contributed to about 35% to inflation in June. High inflation pressures persisted across other major food items also, details of which are given in the footnote. On the other hand, the softening in core inflation continues to be broad-based, with core services inflation touching a new low in the current CPI series during the month of May and June 2024. The high food price momentum is likely to have continued in the month of July also. Large favorable base effects, as I said earlier, may however push headline inflation downwards in July. The impact of the revision in milk prices and mobile tariffs also needs to be carefully monitored. A degree of relief in food inflation is expected from the pickup in southwest monsoon and the healthy progress in Kharif sowing. Buffer stocks of cereals continue to be above the norms. Global food prices showed signs of easing in the month of July after registering increase since March 2024. Assuming a normal monsoon and taking into account the 4.9% inflation print which has already come out so far as Q1 is concerned, CPI inflation for the current financial year, that is 2024-25, is projected at 4.5%, with Q2 at 4.4%, Q3 at 4.7%, and Q4 at 4.3%. CPI inflation for the first quarter of next financial year, that is Q1 2025-26, is projected at 4.4%. The risks are evenly balanced. Now, I have given a brief analysis of the growth scenario and also the inflation scenario so far as Indian economy is concerned. Now the question arises, what do these inflation and growth conditions mean so far as monetary policy is concerned? Let me try and answer. As stated earlier, continuing food price shocks slowed the process of disinflation in Q1 2024-25. There is also considerable divergence between headline and core inflation. This has brought to the fore the issue of how much importance should the MPC give to food inflation. Let me dwell upon this in some detail. First and foremost is the fact that our target is the headline inflation, where food inflation has a weight of about 46%. With this high share of food in the consumption basket, food inflation pressures cannot be ignored. Further, public at large understands inflation more in terms of food inflation than the other components of headline inflation. Therefore, we cannot and should not become complacent merely because core inflation has fallen considerably. Second, and equally important, is the reality that high food inflation adversely affects
household inflation expectations, which have a significant impact on future trajectory of inflation. Household inflation expectations, after witnessing a moderating trend between May 2022 and September 2023, have edged up on the back of high food inflation since November 2023. Persistently high food inflation and unanchored inflation expectations, if they materialize, could lead to spillovers to core inflation through pickup in wages on cost of living considerations. This in turn could be passed on by firms in the form of higher prices for services as well as goods, especially in a scenario of strong aggregate demand. Third, these behavioral changes can then result in overall inflation becoming sticky even after food inflation recedes. The MPC, to summarize what these points which I was mentioning about the importance of food inflation and how high persistent food inflation can spill over to core and to the headline. Let me just summarize this part by saying that the MPC may look through high food inflation if it is transitory. But in an environment of persisting high food inflation, as we are experiencing now, the MPC cannot afford to do so. It has to remain vigilant to prevent spillovers or second-round effects from persistent food inflation and preserve the gains made so far in monetary policy credibility. Now, overall, as I have said in my statement and as the numbers would speak, overall the inflation trajectory has been moderating and we do expect it to moderate. But the pace of moderation has been uneven and slow. So therefore, we need to be watchful to ensure that we move to closer to 4% and the CPI inflation gets aligned to the 4% target on a durable basis. That indeed would be indeed would be the best contribution which monetary policy can make to support economic growth in the country. Liquidity and financial market conditions. This is what I would now like to focus on. System liquidity transited from deficit in June to surplus conditions in July. In tune with changing liquidity conditions, the Reserve Bank conducted two-way operations under the LAF to ensure that the interbank overnight rate remained closely aligned to the policy rate. Mirroring the liquidity dynamics, the weighted average call rate, that is WACR, on an average remained close to the middle of the LAF corridor. Across the term money market segment, the yields on certificates of deposit and 3-month treasury bills, that is T-bills, eased, while the yields on commercial papers remained stable. The 10-year G-Sec yield softened in June, July, and in August so far. The term premium has remained steady in recent months. Transmission in the credit market remains ongoing. Going forward, the Reserve Bank will continue to be nimble and flexible in its liquidity management operations, keeping in view the evolving liquidity conditions to ensure that money market interest rates evolve in an orderly manner. During 2024-25 up to August 7, the Indian rupee remained largely range-bound. The lower volatility of the Indian rupee bears testimony to India's strong economic and financial stability and an improving external outlook. In the last few days, global financial markets have seen turmoil on concerns of growth slowdown in a major economy, flare-up in geopolitical tensions in the Middle East, and the unwinding of carry trade. These developments have implications for emerging market economies. In this context, it would be important for market participants to keep in mind the strength of India's macroeconomic fundamentals, which remain robust. India has built strong buffers that impart resilience to the domestic economy from such global spillovers. The Reserve Bank remains committed
to ensure orderly evolution of financial markets in its regulatory domain. Let me turn to now financial stability. The Indian financial system remains resilient and is gaining strength from broader macroeconomic stability. Its well-capitalized and unclogged balance sheet is reflective of higher risk absorption capacity. The NBFC sector and the urban cooperative banks also continue to show improvements. Even in such stable financial sector conditions, the emphasis cannot shift away from proactive identification of potential risks and challenges, if any. In the current context, there are four issues which I would like to highlight. First, it is observed that the alternative investment avenues are becoming more attractive to retail customers, and banks are facing challenges on the funding front with bank deposits trailing loan growth. As a result, banks are taking greater recourse to short-term non-retail deposits and other instruments of liability to meet the incremental credit demand. This, as I have emphasized elsewhere, may potentially expose the banking system to structural liquidity issues. Banks may therefore focus more on mobilization of household financial savings through innovative products and service offerings and by leveraging fully on their vast branch network. It is the first point which I wanted to highlight in the context of the financial sector. You see, as I mentioned a little while ago, the overall financial sector continues to be healthy and stable. As the regulator of certain segments of the financial sector, it's our responsibility to point out the possible or the potential areas where risks may come up. And it's our responsibility to just suggest to the banks, to the NBFCs and other financial institutions to be extra careful and to keep extra vigil on certain aspects, which is not a problem at the moment, but if unattended, can become a problem at a later stage. But so far as the current scenario is concerned, and so far as the overall financial sector outlook is concerned, I would like to again reiterate and re-emphasize that India's financial sector remains stable and healthy. Now, in this context, the second point which I would like to mention is that the sectors in which preemptive regulatory measures were announced by the Reserve Bank in November last year have shown moderation in credit growth. However, certain segments of personal loans continue to witness high growth. Excess leverage through retail loans, mostly for consumption purposes, needs careful monitoring from macroprudential point of view. It calls for careful assessment and calibration of underwriting standards as may be required, as well as post-sanction monitoring of such loans. Most of the banks are doing it, but we need to constantly re-emphasize this point. The third issue that is attracting our attention is home equity loans or top-up housing loans, as they are called in India, which have been growing at a brisk pace. Banks and NBFCs have also been offering top-up loans on other collateralized loans like gold loans. It is noticed that the regulatory prescriptions relating to loan-to-value, that is LTV ratio, risk weights and monitoring of end use of funds are not being strictly adhered to by certain entities. I repeat, certain entities. Such practices may lead to loan funds being deployed in unproductive segments or for speculative purposes. Banks and NBFCs would therefore be well advised to review such practices and take necessary remedial action. Fourth, recently there was an unprecedented outage globally which affected businesses in many countries. The outage demonstrated how minor technical change, if it goes haywire, can wreak havoc on a global scale.
It also showed the fast-growing dependence on big techs and third-party technology solution providers. In this background, it is necessary that banks and financial institutions build appropriate risk management frameworks in their IT, cybersecurity, and third-party outsourcing arrangements to maintain operational resilience. The Reserve Bank has time and again emphasized the importance of robust business continuity plans, that is BCP, to deal with such incidents and situations. Now I would like to focus on the external sector. India's current account deficit moderated to 0.7% of GDP in 2023-24 from 2% of GDP in 2022-23 due to a lower trade deficit and robust services and remittances receipts. In the first quarter this year, that is in the first quarter of 24-25, merchandise trade deficit widened as imports grew faster than exports. Buoyancy in services exports and strong remittance receipts are expected to keep the current account deficit within sustainable level in Q1 24-25. We expect current account deficit to remain eminently manageable during the current financial year. On the external financing side, foreign portfolio investors are turned net buyers in the domestic market from June 2024 with net inflows of $9.7 billion during June-August, that is till August 6, after witnessing outflows of $4.2 billion in April and May. Foreign direct investment, that is FDI flows, picked up in 2024-25 as gross FDI rose by more than 20% during April and May 2024, while net FDI flows doubled during this period compared to the corresponding period of the previous year. External commercial borrowings moderated during April-June in the current financial year, while non-resident deposits recorded higher net inflows during April-May compared to the previous year. India's foreign exchange reserves, this is something worth noting, India's foreign exchange reserves reached a historical high of $675 billion as of August 2nd, 2024. Overall, India's external sector remains resilient as key indicators continue to improve. We remain confident of meeting our external financing requirements confidently. Now, there are certain additional measures. There are 5 of them, and I would like to announce them quickly. First relates to public repository, that is creation of a public repository of digital lending apps. The Reserve Bank has taken several measures for the orderly development of the digital lending ecosystem in India. As a further measure in this direction and to address the problems arising from unauthorized digital lending apps, the Reserve Bank proposes to create a public repository of digital lending apps deployed by the regulated entities. The regulated entities of RBI will report and update information about their digital lending apps, that is about the digital lending apps whose services they are availing in this repository. This measure will help the consumers to identify the unauthorized lending apps. The next announcement relates to frequency of reporting of credit information to credit information companies, that is CICs. The availability of accurate credit information is vital both for lenders and borrowers. At present, lenders are required to report credit information to CICs on a monthly basis or at such shorter intervals as may be agreed between the lenders and the CICs. It is proposed to increase the frequency of reporting of credit information to the CICs to a fortnightly basis or at shorter intervals as may be agreed between the lenders and the CICs.
Consequently, borrowers will benefit from faster updation of their credit information, especially when they repay their loans. The lenders on their part will be able to make better risk assessment of the borrowers. The next announcement relates to enhancing transaction limit for tax payments through UPI. Currently, the transaction limit for UPI is rupees 1 lakh, except for certain category of payments which have higher transaction limit. It has now been decided to enhance the limit for tax payments through UPI from rupees 1 lakh to rupees 5 lakh per transaction. This will further ease payments by consumers through the UPI. Next announcement relates to introduction of delegated payments through the UPI. It is proposed to introduce a facility of delegated payments in the UPI. This would enable an individual, that is a primary user, to allow another individual, namely a secondary user, to make UPI transactions up to a limit to be set by the primary user from the primary user's bank account without the need for the secondary user to have a separate bank account linked to UPI. This will further deepen the reach and usage of digital payments, in particular the UPI. The next announcement, and that's the last announcement, which is very important, is continuous clearing of checks. This is something which will have wide-ranging impact, and it's a step towards having greater ease of doing business for individuals as well as for entities. At present, check clearing through check truncation system, that is CTS, operates on a batch processing mode and has a clearing cycle of up to 2 working days. It is proposed to reduce the clearing cycle by introducing continuous clearing with on-realization settlement in the check truncation system. This means that checks will be cleared within a few hours on the day of presentation itself. This will speed up check payments and benefit both the payer, that is the drawee of the check. So this will benefit both the payer and the payee. Now let me try and conclude. I have provided broad analysis of the inflation situation, the growth inflation dynamics. Then I have highlighted on the financial sector, I have highlighted on the external sector, and I have also made certain announcements, and I now proceed to conclude. As I said, inflation, I just repeat it for the sake of putting things in perspective. Inflation, that is headline inflation, is moderating, but the pace is uneven and slow. Therefore, we need to be watchful, and we are watchful of the inflation scenario. We are also watchful of the growth trajectory, and both of them appear to be moving in a very balanced manner. Financial sector remains stable. Our external sector also remains stable. We have built up substantial buffers, which makes India much more resilient than what it was years ago. Now, let me now try and conclude. Under the current monetary policy setting, inflation and growth are evolving in a balanced manner, and overall macroeconomic conditions are stable. Growth remains resilient. Inflation has been trending downward, and we have made progress in achieving price stability. But we have more distance to cover. The progress towards our goal of price stability has been uneven due to large and persistent supply-side shocks, especially in food items. We therefore need to remain vigilant to ensure that inflation moves sustainably towards the target while supporting growth. This approach would be net positive for sustained high growth. We recognize the challenges along the way, but we have to be patient to finish the job at hand. In the current context, the following words of Mahatma Gandhi are highly relevant, and I quote, "The slightest error of judgment," I repeat, "the slightest error of judgment, a hasty action, or a hasty word may put back the hands of the clock of progress.
policies have therefore to be cautiously evolved. Thank you. Namaskar. तो मिस्टर गवर्नर ने अपनी बात कर दी है और ये जो बात रखी है उसमें ये बात बहुत क्लियर हुई है कि कोई भी मेजर ऐसा स्टेप नहीं उठाया। जो लाइंस थी वो लाइंस थी ही, और आप देख पा रहे होंगे मार्केट्स पर भी कोई खास असर नहीं है। मैंने जैसे आपको शुरुआत में भी कहा, एक नॉन इवेंट जैसा रह जाएगा। हाँ, लेकिन डिक्लेरेशन अच्छी हुई है। देखिए, मैं इस मामले में जब सारी स्पीच को सुन रहा था तो मेरे को मन में एक पॉइंट हो रहा था कि मिस्टर गवर्नर इस मामले में बहुत ऑनेस्ट है जब वो इन्फ्लेशन की बात बोलते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, इन्फ्लेशन पिछली बार से स्लाइटली बढ़ेगा, बट क्वार्टरली इन्फ्लेशन Q1, Q2, Q3, Q4 सबका उन्होंने दिया। मेरे को किसी में भी इन्फ्लेशन 5% से ऊपर नहीं दिखी। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट जो मेरे को सबसे अच्छा लगा वो था ग्रोथ को लेकर, जो उन्होंने बताया कि हम Q1, Q2, Q3, Q4 तक के ग्रोथ भी दे देते हैं आपको, जिसमें FY 25-26 तक की ग्रोथ उन्होंने दी है। उसमें कहीं भी मेरे को 7% से नीचे कुछ नहीं दिख रहा। और यही बात आपने बजट के अंदर भी सुनी होगी, स्लाइटली प्लस माइनस 1-2% ऊपर नीचे, सॉरी 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हुआ सो हुआ। अब आप देखिए बैंक निफ्टी जो ड्यूरिंग द स्पीच करीब 250 पॉइंट 300 पॉइंट चला गया था, पूरा का पूरा ऑलमोस्ट रिकवर कर चुका है और सिर्फ 22 पॉइंट की ही गिरावट रह गई है। और निफ्टी के अंदर सिर्फ 84 पॉइंट, यानी कि जहां से हमने पॉलिसी शुरू की थी वहीं पे हम वापस आ गए हैं। मेरा ऐसा मानना है कि निजी तौर पर डाटा के बेसिस पर कि बैंक निफ्टी आज थोड़ा ऊपर आ सकता है, थोड़ा कमाल कर सकता है। 3 चीज़ें टिपिकली सुननी थी बैंक निफ्टी मार्केट को। पहला, आप ग्रोथ पे क्या कहते हो, आप लिक्विडिटी पे क्या कहते हो, आप पे क्या कहते हो, आप ग्लोबल पे क्या कहते हो। एक बात उन्होंने पता है क्या बताई, जो आपने गौर भी की होगी। उन्होंने कहा ठीक है, ग्लोबल में जो भी हो रहा है, दिक्कत हो रही है, हमारे पास हर चीज़ हमने बफर में रखी हुई है। ये वर्ड इस्तेमाल किया उन्होंने, बफर। तो बफर में है हमारे पास हर चीज़। तो मेरे को लगता है कि सारी चीज़ों का उन्होंने अच्छे से देखभाल रखा है और उस चीज़ से अच्छे से अवगत हैं किस समय ग्लोबल मार्केट के अंदर भी कौन सी चीज़ कहाँ पे क्या हो रही है। तो मेरे को पॉलिसी के अंदर एज सच कुछ खास नेगेटिव वाला मामला दिखा। और एक और चीज़, जो वो बैंकिंग पे बात कर रहे थे तो कह रहे थे कि सिंगल डे बैंक क्लियरेंस, चेक क्लियरेंस का मामला भी वो सुलझा रहे हैं और वो हो रहा है। तो इसका एक बड़ा बेनिफिट होगा कि वाइट मनी ट्रांजेक्शन्स जो हैं, और ये मार्केट के लिए बहुत अच्छा है, सिंगल डे क्लियरेंस अगर चेकिंग के अंदर आ जाता है, और ये बिजनेस ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है कि आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को और फाइन ट्यून कर दिया गया। मेरे साथ डीपी सिंह है SBI म्यूचुअल फंड से, मेरे साथ दिवांग शाह भी हैं एक्सिस म्यूचुअल फंड से, माधवी अरोड़ा MK ग्लोबल से, अजय कन्वल सर जना स्मॉल फाइनेंस बैंक से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सभी आप अपनी स्क्रीन पर सामानों को देख रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और स्क्रीन पे मेरे को पंथ जी और दीपक जी भी दिख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अजय सर, पहले तो मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा, आपने इस पॉलिसी के अंदर क्या रीड किया सर? पहले आप बहुत सही बोल रहे थे। फर्स्ट वेरी क्लियर थिंग इज डायरेक्शन सही है। 4.2 से MPC ने रेट होल्ड किया एंड बेसिकली अब अगर इन्फ्लेशन, मेनली फूड इन्फ्लेशन सेटल हो जाएगा, then we may see the first interest rate cut. But normally from a 5.1 has become a 4.2, तो डायरेक्शन बिल्कुल करेक्ट है। GDP पे रीआइटरेशन है 7.2 का। आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी गुड कि हमारा GDP 7+ होगा। सो आई थिंक दोज आर 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स। आई थिंक 3, हम बैंकर्स को बोला गया कि थोड़ा इनोवेटिव हो जाइए, क्योंकि हमारे डिपॉजिट ग्रोथ रेट और बढ़नी चाहिए टू कवर द क्रेडिट ग्रोथ। उसमें मैं एक पॉजिटिव मैसेज भी ये देखूंगा, ग्रोथ अभी भी स्ट्रांग है, which is very good for economy, and depositors के लिए गुड न्यूज है, बिकॉज हम बैंकर्स को और इनोवेटिव होके डिपॉजिट में इनफ्लो बढ़ाना पड़ेगा। काफी ऑल्टरनेट्स में जा रहा है पैसा। सो आई थिंक वो बैंकर्स के लिए और डिपॉजिटर्स के लिए बहुत जरूरी बात है। बट इकोनॉमी में क्रेडिट ग्रोथ है, स्ट्रांग है और स्ट्रांग रहेगी। आई थिंक ये इंडिकेशन भी क्लियर है। आई थिंक एक ट्रेंड देखा हमने, विच इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे RBI का बहुत ध्यान है। उन्होंने देखो डिजिटल लेंडिंग एक्ट जो प्रबंध बनाया है अभी, सारे रेगुलेटेड एंटिटीज हमारा जो डिजिटल लेंडिंग प्रोडक्ट है उसके टर्म्स एंड कंडीशन है वो पब्लिकली अवेलेबल कर देंगे। इसमें पब्लिक एट लार्ज के लिए बेनिफिट हो जाएगा। अनऑथराइज्ड जो भी चल रहा है वो बंद हो जाएगा और सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल रहेगी, उसमें भी चॉइस बढ़ जाएगा। एंड लास्टली आई थिंक अगेन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कस्टमर फोकस, स्पीड बढ़ा दी। क्रेडिट इन्फॉर्मेशन में स्पीड फास्ट भेज दीजिए, चेक क्लियर, they've made a प्रबंध to make that faster, UPI की लिमिट बढ़ा दी। I think if you talk of big trends, is consumer protection, customer convenience, good credit growth, bank should focus on deposits, हमारा GDP पर strong है,
एंड आई थिंक देयर इज अ बिट मोर वॉचफुलनेस एंड टू बी फेयर, चाहे वो येन कैरी ट्रेड अनवाइंडिंग होगा या ईरान इजराइल का प्रेशर है, देयर आर सम एक्सटर्नल फैक्टर्स आई थिंक वी हैव टू बी वॉचफुल ऑफ, बट आई थिंक वी शुड ऑल टेक लॉट ऑफ हैप्पीनेस इन कि ट्रेंड परफेक्ट है, कोई ट्रेंड में चेंज नहीं है। हाँ नहीं सर, ये पॉइंट आपका टेकन है। और मैं एक बार बताऊँ, कई बार ना बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ बताती है। आज सर की पूरी स्पीच में कहीं आपने ना ही उनकी बॉडी लैंग्वेज में कहीं ऐसा रीड कर रहे थे, ना ही उनकी स्पीच में था, ना ही उनके कहीं वर्ड्स में ऐसा दिख रहा था कि वो बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है। वो कॉशियस हैं, हर चीज़ को नोट कर रहे हैं, और उनका जो पुराना सब्सटेंस रहता है कि भाई टेक्नोलॉजी इंग्रेडिएंट डालो बैंकिंग के अंदर, से डरना नहीं। हम बैठे हैं, जब हमने 5.5 की 6 की इन्फ्लेशन को हैंडल कर तो 4 की इन्फ्लेशन को हैंडल करना क्या बड़ी बात है। और ग्रोथ को लेकर तो सरकार ने बजट में जस्ट पहले बोला, और हमने आपको जस्ट पहले ही क्लियर किया कि इस बार पॉलिसी के अंदर आपको हूबहू जीडीपी की वही रेशियो दिखेंगी जो रेशियो मिस्टर एफएम ने मिसेस एफएम ने अभी बात रखी सामने। तो मिस्टर गवर्नर ने बहुत सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर कर दी, वापस से रिकॉल इनफैक्ट मैं करा दिया। एक बार डीपी सर से भी पता कर लेते हैं। डीपी सर, आपकी रीडिंग क्या है पॉलिसी पे? नहीं, मेरी रीडिंग तो जो मैं एक्सपेक्टेड था वही है कि बस देयर विल बी मोर एम्फेसिस विल बी ऑन द इन्फ्लेशन, ग्रोथ इज देयर, बट दे विल लुक एट द हेडलाइंस एक्चुअली। तो हेडलाइन में जैसे आप बोल रहे हैं कि देयर वाज नो बॉडी लैंग्वेज, कुछ भी नहीं है, स्टांस भी सेम है। तो दिस इज व्हाट वाज एक्सपेक्टेड, नथिंग मच, जस्ट लाइक ए नॉन इवेंट ओनली एज वी वर टॉकिंग अर्लियर। ज़्यादा बदलाव नहीं है। अजय सर, आपसे जानना चाहेंगे, आरबीआई गवर्नर एक और चीज़ कही कि डिपॉजिट अगर आपको बढ़ाना है तो नए नए प्रोडक्ट्स लेकर आएँ। कितना क्रूशियल और किस तरह के प्रोडक्ट ये हो सकते हैं? मतलब बैंकों की स्ट्रेटजी यहाँ से क्या होने वाली है अब? सी प्रोडक्ट्स में तो लीवर्स वही हैं, वेरी फिक्स्ड हैं, विच इज एक इंटरेस्टेड ऑप्शन होता है, उसमें वेरिएशन होता है। फॉर एग्जांपल हमने जना का देखी और कुछ और बैंकों ने बेसिक किया है, मंथली इंटरेस्ट शुरू कर दिया है। अलग अलग डेबिट कार्ड पे रिवॉर्ड प्रोग्राम होते हैं, वो थर्ड लीवर होगा। बजट में तो वो एक डिफरेंशिएशन भी आ गया कि जो एडवांटेज था लिक्विड फंड्स को और डेट फंड को वर्सेस डिपॉजिट, वो तो उन्होंने बिल्कुल कम कर दिया है। सो जो एडवांटेज था कि मैं लिक्विड फंड में चले जाऊं and I will get a short-term gain or a long-term gain impact, that has been nullified. So I think banks that way has been brought to some parity where money was flowing out from a tax disadvantage. तो वो कम हो गया है. I think that will certainly see a big inflow into banks. The other thing is managers, is a reach out. मतलब अभी भी अगर आप देखिएगा मार्च में cash in the system was 2 times of what it was pre-demonetization. मतलब हम बैंकर्स को अब जाके घरों से बिजनेसेस को ये बोलना है कि ये कैश जो बैंकों में रखेंगे उनको भी इंटरेस्ट मिलेगा, प्रोडक्टिव यूज भी आ जाएगा उस पैसे का। एंड आई थिंक देयर इज वर्क टू डू अस, वर्क फ्रॉम द बैंक साइड, कि जो लास्ट माइल है उनको अंदर लाना है, कैश इकोनॉमी में कम करना है। एंड आई थिंक दैट विल बी अनदर वे। सो इट विल बी इंटरेस्ट रेट, it will be more innovation around how deposit products are structured, example being monthly interest. It will be reward program around debit, and it will be more hard work using our branches and our people that we can bring more money into banks. Now, how do we? I don't think so there is an answer for banks to compete with equity funds. That is not the interest at all, but it's just to increase the savings rate across the board. आरबीआई के गवर्नर सर की जब स्पीच चल रही थी ना, तो उन्होंने बैंकों से रिलेटेड एक पॉइंट जो कही, उस पर आपसे दिवांग जी हम राय लेना चाहेंगे। वो ये कि डिजिटल लेंडिंग को लेकर कहा है कि उसके इकोसिस्टम पर वो लगातार काम कर रहे हैं, पब्लिक रिपोजिटरी बनाया जाएगा और उससे जो गैर कानूनी जो लेंडिंग एप्स हैं उस पर कहीं ना कहीं नकेल कसेगी। एक बड़ी चिंता रही है ना सिर्फ आरबीआई के लिए बल्कि कंज्यूमर्स के लिए भी। आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं जो बैंकों की जो क्रेडिट ग्रोथ है उसको भी ऐड करेगा, थोड़ी सहारा मिलेगा इस कदम से? हमारा कहना है एक्चुअली, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिसी काफी स्टेटस को थी ऑन रेट्स, सो बॉन्ड मार्केट्स के लिए कुछ भी इम्पैक्ट नहीं है, आज काफी म्यूटेड इम्पैक्ट रहेगा। हमारा अंडरस्टैंडिंग है कि बॉन्ड मार्केट्स क्या देख रहे थे पॉलिसी से, अगर आप सोचेंगे तो बॉन्ड मार्केट सोच रहे थे कि ओएमओ सेल्स आ सकते हैं जिससे कुछ इम्पैक्ट हो सकता है, वो कुछ भी नहीं आया है। सो ऑन द लिक्विडिटी फ्रंट एवरीथिंग आरबीआई इज रिमेन स्टेटस को। जो आपने स्पेसिफिक बात करी, आई थिंक दे हैव ऑलवेज शोन कंसर्न्स ऑन दीज एप्स एंड डिजिटल लेंडिंग। सो वहां से हमें हमारा थॉट प्रोसेस ऐसा है कि आरबीआई हमेशा विजिलेंट रहा है
और ऐप बेस्ड लेंडिंग उनको अच्छा नहीं लगता है, विच कैन क्रिएट सम प्रॉब्लम्स इन द इकोनॉमी। सो वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मैनेज करने के लिए दैट्स द स्टेप्स विच आरबीआई हैज ऑलवेज बीन प्रोएक्टिव इन टेकिंग। आई थिंक आरबीआई हैज ऑल्सो बीन कॉशियस। अगर आप देखेंगे तो आरबीआई ने काफी लास्ट 6 से 9 महीने में काफी रिस्क वेट्स बढ़ाए हैं सर्टेन सेगमेंट के लिए। आज भी आरबीआई ने बात करी कि टॉप अप लोन ऑन होम इक्विटी ऑन फॉर एनबीएफसीज और बैंकिंग सेक्टर में कहाँ वो लोग, उनको कोई स्पेसिफिक कंपनीज में दिखते हैं कि पॉलिसीज इधर नहीं हो जा रही है। सो आरबीआई हैज बीन एक्चुअली वेरी वेरी कॉशियस एंड वे अहेड कि क्रेडिट में कोई डेलिक्वेंसीज या क्राइसिस ना आए। सो हमारा अंडरस्टैंडिंग ऐसा है कि ये जो रिस्क वेट्स और ये सब थोड़े बढ़ाएंगे, ऑटोमेटिकली ये क्रेडिट इंपल्स के लिए नेगेटिव रहेगा इकोनॉमी के लिए। स्लोली एंड ग्रेजुअली क्रेडिट ग्रोथ कम होगा एट एन इकोनॉमी लेवल। हाँ, ऑब्वियसली एनबीएफसी से बैंक क्रेडिट की तरफ बढ़ सकता है, बट एन ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ दिस वुड बी क्रेडिट इंपल्स के लिए नेगेटिव रहेगा। हमारी अंडरस्टैंडिंग ऐसी है। ये ठीक है पॉलिसी पे, पर इस बीच आप देखिए तो पॉलिसी को सराहते हुए बाजार भी दिख रहा है, क्योंकि निचले स्तरों से ठीक ठाक रिकवरी आई है। पर इस बीच खास तौर से पेटीएम का जो स्टॉक है उसमें भी काफ़ी अच्छा एक्शन है। यूपीआई की लिमिट अब 1 लाख से 5 लाख कर दी है, तो इसके चलते भी एक इम्पैक्ट देख रहे हैं। पर इस भी हमारे साथ अब माधवी अरोड़ा भी हैं एमके ग्लोबल की। माधवी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका फर्स्ट टेक क्या है पॉलिसी में और आपके लिए क्या कुछ की हाईलाइट्स रहे? For me as well, policy was largely a non-event, right? I mean, there was a lot happening through last 7 days or so, जहाँ पे global narrative काफी ज़्यादा fluid रहा है, काफी ज़्यादा swing किया है, from being a soft landing to a state of hard landing to now probably market getting into a zone where they realize they probably overreacted to it. तो काफी financial market का जो turmoil था, there was a sense that RBI के रिएक्शन फंक्शन में वो शायद अपीयर करता, मगर गवर्नर के स्पीच में देयर वाज नॉट मच ऑफ अ मेंशन ऑफ द सेम, पार्टली आल्सो बिकॉज डोमेस्टिकली आपके रिस्क असेट्स इतना ज्यादा मूव नहीं करे एक्सेप्ट फॉर एक्विटीज। देयर वाजंट मच ऑफ अ वॉलेटिलिटी दैट यू सॉ एंड आल्सो सॉर्ट ऑफ सबसाइडेड फॉर बियॉन्ड अ डे और सो। सो आई थिंक द आरबीआई को उसकी वजह से थोड़ा सा सपोर्ट मिला कि वो अपने पॉलिसी मेकिंग और डोमेस्टिक पॉलिसी मेकिंग पे ज़्यादा फोकस कर सके, और वही 4% टारगेट पे जो स्टिकीनेस है, दे कंटिन्यू टू फोकस ऑन दैट। आई थिंक टू बी वेरी फेयर, दिस टाइम अराउंड इन्फ्लेशन हैज बीन क्वाइट परसिस्टेंट। इफ यू लुक एट द लास्ट 12 months or so, ऑलमोस्ट 8-8.5% आपका फूड इन्फ्लेशन एवरेज किया है, एंड दिस टाइम अराउंड अक्रॉस फूड कैटेगरी देयर हैज बीन एन इंक्रीज। सो अगर आपका वेजिटेबल प्राइसेस थोड़ा सा स्मूदन हो भी जाता है आफ्टर समर disruptions, you may still see segments like pulses which may remain a little higher until the kharif output actually hits the market. So I think food inflation definitely is a worry. It's one reason इसकी वजह से 4% आप नहीं अचीव कर पा रहे हैं, मगर demand side of the economy is also not very strong. My sense is that वो spillover risk जो RBI जिसके बारे में बात कर रहा है, it doesn't seem to be the case in my forecast, where we are still looking at core inflation remaining below 3.75% through the whole of FY25. हमारा ग्रोथ का भी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी कमजोर है अगेंस्ट रिजर्व बैंक. वी आर लुकिंग एट ग्रोथ एट अराउंड 6.5%, and we think that उसी the weaker demand pressure will sort of keep the core inflation also relatively low. So I think in all, one thing is very clear, that RBI, till the time there is no major financial disruption that you're seeing in the world, RBI काफी focused रहेगा अपने 4% inflation target पे, और mostly wait and watch mode पे ही रहेगा till the time we actually see global winds change dramatically. ऑलमोस्ट जो है इन लाइन ही आया है उम्मीदों के मुताबिक। पर डीपी सिंह जी, एक बार आपसे आरबीआई का जो टेक है पूरे बैंकिंग सिस्टम पे, उस पे जानना चाहेंगे, क्योंकि एक तरफ जो है आरबीआई ये कह रहा है कि डिपॉजिट्स को लेके थोड़े से चैलेंजेस हैं, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे से बिल्ड करना है, इस पे उनका फोकस है, और साथ ही वो ये भी बता रहे हैं कि जिस तरीके से हम ग्रोथ देख रहे हैं सेक्टर में, और भी कुछ मेजर्स जो है उसको क्लियरली मॉनिटर करना चाहिए। जो रिटेल लोन्स हैं वहाँ पे एक्सेस लेवरेज ना करें, उसको केयरफुली मॉनिटर करें। तो कहीं ना कहीं क्या ये थोड़ी से कंसर्न्स आ सकते हैं बैंकिंग काउंटर्स के लिए या फिर बैंकिंग सिस्टम के लिए? आप कैसे देख रहे हैं इसे?
I don't think actually this is the an action towards everybody to be disciplined. Actually आज के रोल में एनबीएफसी जो छोटे बैंक्स हैं उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है और इनका ये क्वेश्चन करते रहते हैं समय समय पे. So that's why we call our regulator being the one of the best and most proactive. So they read it and they keep on cautioning. तो उससे कम से कम ये आ जाता है कि अगर कोई कैंपेन्स वगैरह चल रहे हैं बैंक्स में टू डू समथिंग व्हिच रिजर्व बैंक थिंक्स दैट देयर कुड बी सम प्रॉब्लम, तो उस पे थोड़ा सा ठहराव लाने की जरूरत है. जैसे उन्होंने बात की कि डिपॉजिट्स में इनोवेशन की, तो उसमें नॉट ओनली द इंटरेस्ट पेमेंट्स एज वाज बीइंग टॉक्ड अबाउट, बट हाउ the liquidity is to be provided, how more technological apps can help people to understand that 24/7 they can do whatever they want to do. In any case, all of the banks are doing it, but today the bigger risk is on the cyber security side. When they're talking about the कि अपने IT के ऊपर ध्यान दें, तो उसका actually underlying message ये भी है कि they have to keep a closer watch on everything, the whole ecosystem, which include the security. The IT security is the biggest issue with all the banks today. And we have seen in recent past globally that there's so many attacks on this thing, and banks are very, very vulnerable to that. Every time talking about IT is also underlying message is always to take care of these things, because IT is becoming an integral part of the overall system. Banks के ऊपर see pressure is because the most of the savers are now turning into investors. So naturally, there's a pressure on the savings lying in the bank deposits, and people are investing, looking at the ways and means of investing in other opportunities, other avenues. Equities, till the time the party is going on, yes, lot more money will keep on coming into equities, and there are big SIP flows that will continue. But as is being said earlier, the money in the market, the cash in the market is the biggest area of growth where banks have to work on. So that's the message which has been given, and that's rightly so. There's nothing actually extraordinary, but there's a cautionary stance for the banks time and again, which always RBI talks about. ठीक है सर, आपने बिल्कुल वही बात बोल दी जो एक्चुअली में अजय जी के मन में भी चल रही होगी और मेरे भी मन में भी चल रही थी. मैंने कुछ दिन पहले यूनियन बैंक से भी यही बातचीत की. उन्होंने भी यही कहा, सर डिपॉजिट्स नहीं आ रहे हैं हमारे पास कासा में. अजय सर, आप तो अच्छे से समझ ही रहे होंगे, डिपॉजिट्स नहीं आ रहे हैं. वो बोल रहे भी मार्केट के अंदर हमको 15% रिटर्न मिल जा रहा है 6 महीने में. इंडेक्स में पैसा लगा के FD में हमको तो 7.5% मिल रहा है रिटर्न, वो भी पूरा साल पैसा लगा के. ये जो सेवर है ना, वो जो इन्वेस्टर में तब्दील हो रहा है, ये थोड़ा सा बैंकर्स को भी मेरे को लग रहा है कि एक चैलेंजिंग और एक टफ टाइम है. अब आपको डिसाइड करना है क्या उस कंपनी या उस कंपनी के बैंक में पैसा डालना है या उसके शेयर में पैसा डालना है. तो ये उसी मैनेजमेंट को डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई आप शेयर रखना चाहते हो कि बैंक उनके सामने रखना चाहते हो. पैसा एक ही है, या तो इन्वेस्टर बना दो या तो क्लाइंट बना लो, जैसे आपको ठीक लगता हो वैसा बना लो. बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए. अजय सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच. माधवी मैम बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने आज टाइम निकाला. देवांग आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपका टेक काफ़ी इंपॉर्टेंट था. सिंह साहब शुक्रिया आपका. पंत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच.